हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में अपन लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी का है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक चर्चा के बारे में। देखिए मैथ क्या है स्टूडेंट्स, मैथ में बस बच्चों को ये लगता है, क्या लगता है कि उनको बस क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, कि मतलब वो क्या करते हैं, उनको बस क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप हमको क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिर मैथ पढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो, आपको क्या आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को पढ़ने से पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ बेसिक। ठीक है, कुछ बेसिक चर्चा करेंगे जो हम लोग अपने प्रीवियस क्लासों में सीखते चले आ रहे हैं, 7th 8th के स्टैंडर्ड में, 9th के स्टैंडर्ड में सीखते चले आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक चैप्टर है क्लास 9th में, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो थोड़े बेसिक चर्चा कर लेते हैं जो हमारे इसमें काम आने वाली है। वहाँ पे आपको एक छोटा सा हेडिंग मिला होगा यहाँ पे इस चीज़ की, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लास 10th के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, रियल नंबर के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना है और सॉल्व करनी है एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ कराऊंगा, बस पेशेंस रख के आप इस वीडियो को देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स हमने बेसिक चर्चा क्या की थी, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कुछ नंबर्स के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा आपसे कि ये क्या होती हैं, मतलब नंबर क्या होते हैं एंड डिजिट क्या होती हैं। ठीक है, इन दोनों में तो आप लोग डिफरेंट जानते ही होंगे। जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या है, एक नंबर है। इस नंबर में कितनी डिजिट है, 1 ही डिजिट है। अगर मैं बात करूं 10 की तो 10 क्या है, एक नंबर है, लेकिन इस नंबर में 2 डिजिट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप नंबर और डिजिट का 9th क्लास में एकदम बेसिक से पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपको और डीप में नॉलेज लेनी है नंबर सिस्टम के बारे में या फिर नंबर और डिजिट से रिलेटेड, तो आप हमारी क्लास 9 की वीडियो पढ़ी हुई है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। आप क्लास 10th में आ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। ठीक है, बेसिक चर्चा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर हमने पढ़ रखा था इसके अंदर, नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सब बेसिक बातें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी ऐसे नंबर जो हमें नेचर से मिले हुए हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो हमें नेचर से मिले हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और ये स्टूडेंट्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते जाते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं नंबर्स में मैं क्या कर देता हूँ, 0 को भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो ये नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इनको स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गई ना, नेचर में जो भी चीज़ें, मतलब जितने भी नंबर हमारे, ठीक है, नेचर में पाए जाते हैं, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग हम लोग अगर स्टार्ट करें तो कहाँ से होती है, हमेशा 1 से काउंटिंग करते हैं, ऐसा तो नहीं 0 से काउंटिंग करते हैं। तो 0 की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी भैया। अगर हम आपसे बोलें कि आप हमें 1000 लिख के दिखाइए, या फिर 100 लिख के दिखाइए, या फिर 102 लिख के दिखाइए, तो क्या आप लोग 0 के बगैर, अगर मान लीजिए ये 0 ना होता तो क्या आप ये नंबर लिख पाते, नहीं लिख पाते। तो आपका नंबर कंप्लीट नहीं हो पाता। आप जो नेचर से नंबर मिले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख पाते, लेकिन क्या 10 लिख पाते, 10 नहीं लिख पाते। आप 11 लिख लेते, 12 लिख लेते, 13 लिख लेते, इस तरीके से। लेकिन क्या आप ऐसे नंबर को लिख पाते जिसमें 0 आ रहा है, तो नहीं लिख पाते। तो इस तरीके से आपके जो नेचुरल नंबर है उनमें 0 इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो भैया ये नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो उस नंबर को स्टूडेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उस नंबर को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया है,
ठीक है। उस नंबर को स्टूडेंट्स कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीरो इंक्लूड कर दिया, और जैसे ही जीरो इंक्लूड हुआ वो बन गया होल नंबर, यानी नंबर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट, और वो नंबर क्या बन गया, होल नंबर बन गया स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में क्या होते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट ये बात हम बता दे रहे हैं, अभी सब बेसिक चर्चा कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो स्टूडेंट देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे थे, इंपॉर्टेंट बात हमको ये बताना है कि जो हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। हम ऐसा बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमने क्या चीज़ बताया, अभी बताया, अगर नेचुरल नंबर में अगर सारे होल नंबर आ जाते तो उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाना चाहिए था, यानी हमारा नंबर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर में देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन होल नंबर के अंदर क्या हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर सारे होल नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि जीरो क्या है, होल नंबर के, मतलब कि होल नंबर कब बनता है, जब हमारा जीरो ऐड होता है, यानी होल नंबर में ही केवल जीरो आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे, होल नंबर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो देखिए, जब हमने भैया नंबर कंप्लीट कर लिया, तब हमको ज़रूरत पड़ी साइन की। किसकी ज़रूरत पड़ी, साइन की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए हमको क्या करना हुआ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी हुई, या फिर कोई थोड़ा सा हिसाब किताब करना हुआ। क्या करना हुआ, जैसे मान लीजिए किसी ने हमको 10 रुपये दे दिए, ठीक है, उसके बाद उसने हमसे 5 रुपये ले लिए, तो हमारे पास कितने पैसे बचे, तो हमको क्या हुआ, कैलकुलेशन आई। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बना लिया स्टूडेंट, सिंबल बना लिए। क्या बना लिए, सिंबल बना लिए, ठीक है। तो सिंबल हमने क्या बना लिए, प्लस एंड माइनस का सिंबल बना लिया। तो जैसे ही हमने प्लस एंड माइनस का सिंबल बनाया ना, तो इधर से तो हम लोग देख रहे थे ये सारी चीज़ें किस में चल रही थी, प्लस में चल रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन ना हो तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है स्टूडेंट, प्लस का साइन होता है। तो यहाँ तक तो हमको पता है ये प्लस का साइन में सब चल रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया, ये सिंबल्स बना लिए। इस सिंबल से हमने क्या किया, जीरो के पीछे भी एक दुनिया बना ली, यानी जीरो के लेफ्ट साइड में भी एक दुनिया बना ली। कैसे नंबर की, निगेटिव नंबर की। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आपको नोट करना तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, जैसे ये साइन लेके आए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक जीरो के पीछे भी दुनिया बना ली, कौन सी, निगेटिव वाली, -1 -2 -3, ठीक है, -4, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे तो प्लस की थी 1 2 3 4, इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट जितने भी ये नंबर आ रहे हैं ना हमारे, 0 1 2 3 4, या फिर -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, इन नंबर्स को स्टूडेंट्स हमने क्या बोला, इंटीजर बोला। क्या बोला स्टूडेंट्स, इंटीजर बोला। तो समझ में आ गई आपको बात, आपको समझ में क्या आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर, इंटीजर के बारे में समझ गए। अब इसके बाद हमने बना लिया इवन नंबर, ऑड नंबर। जैसे ही हमको कैलकुलेशन आ गई तो हमने क्या किया, हमने बना लिया क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो हमने भैया डिविजिबिलिटी की बात करना चालू कर दी। डिविजिबल का साइन आप लोग जानते हैं ये होता है, या फिर उसको हम लोग अपॉन में भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिविजिबिलिटी की बात आ गई, तो हमने क्या कहा, हमने निकाल लिया भैया इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर निकाल लिए, इवन नंबर निकाल लिया, ऑड नंबर निकाल लिया। तो क्या होते हैं इवन नंबर, क्या, अभी सारा बेसिक चर्चा चल रही है, अभी हम लोग रियल पोर्शन पे घुस भी नहीं पाए, अभी हम लोग रियल नंबर के पोर्शन पे नहीं घुसे हैं, अभी हम लोग बेसिक चर्चा कर रहे हैं जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, और ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 क्या टोटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 क्या होगा, 2 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे
जो 3 है स्टूडेंट्स वो एक ऑड नंबर है एंड 4 क्या है, एक इवन नंबर है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को सबको बात, ठीक है। सारा पढ़ा हुआ है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अभी सारी बेसिक चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया इवन नंबर के बारे में भी, ऑड नंबर के बारे में भी, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए हमने अगर डीप में आपको पढ़ना है तो हमने क्या किया है, लेक्चर अपलोड भी रखा है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पे आप लोग इसको डीप में भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसको क्या किया जा सके, पूरी मतलब जो क्या हो सके अपने से या तो डिवाइड हो या तो फिर क्या हो 1 से डिवाइड हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों और इसके अलावा और वो किसी से डिवाइड ना हो। अभाज्य का मतलब क्या है, अपने से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन और किसी से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। सीधा याद रखेंगे, केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हैं इनके। कौन कौन से फैक्टर, या तो वो खुद नंबर, जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या एक प्राइम नंबर है, यस प्राइम नंबर है, इसके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 या तो 2। और किसी नंबर से ये कटेगा, नहीं कटेगा। और किसी नंबर से आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2 एक प्राइम नंबर होगा स्टूडेंट। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पर मैं 4 की बात करूँ तो क्या 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी 1 से तो कट रहा है, अपने से कट रहा है, लेकिन साथ ही साथ 2 से भी कट रहा है, 2 2 4, 2 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्राइम नंबर नहीं है। इनको हम कुछ और नंबर बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, वो मैं बता देता हूँ। इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी संयुक्त संख्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या, ठीक है। यानी कि मैंने बोला जैसे 4 का मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, या तो वो या तो कोई दूसरा नंबर, या तो वो या तो 1। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर हुआ तो वो प्राइम न रहकर कौन हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाते हैं। यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 1 हो या 2 हो, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 1 हो या फिर वो नंबर हो या फिर कोई और भी फैक्टर हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। समझ में आ गए ना स्टूडेंट्स। अब हमने क्या बता दिया भैया, हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ लिया। अब जल्दी से फटाक से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के बारे में। फिर हमने क्या बना लिया, रैशनल नंबर बना लिया, इर्रेशनल नंबर बना लिया। अब धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा तो भैया लाइक करते जाओ, ठीक है। और अगर आपको इस चैनल पे, ठीक है, मज़ा आ रही है तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में, सॉरी रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। क्या सबको P/Q के फॉर्म में लिख दोगे रैशनल नंबर हो जाएगा, नहीं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि P एंड Q को कब होगा रैशनल, कि जब P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनके ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका केवल एक ही फैक्टर, यानी केवल वो 1 से ही फैक्टराइज हो, अदरवाइज किसी से और किसी नंबर से ना हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो अगर इनको टर्मिनेट किया जाए स्टूडेंट्स, अगर इनको डिवाइड किया जाए, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा है 3/2, तो ये क्या रैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे सर 3/Q तो मतलब ये P/Q के फॉर्म में तो दिया हुआ है, इसमें Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है, हमने फटाक से बोल दिया। लेकिन वो कंडीशन भी तो चेक करेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन और होती है। कौन सी कंडीशन होती है, कि हर P/Q में लिखा हुआ नंबर क्या है, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसके लिए कंडीशन और चेक करनी पड़ती हैं, क्या, कि अगर इनको डिवाइड किया जाए, यानी अगर इनको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, यानी टर्मिनेट किया जाए, ठीक है,
टर्मिनेट किया जाए तो ये क्या हो जाए, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, यानी क्या हो जाए, टोटली टर्मिनेट हो जाए। और अगर टोटली टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो वो क्या होंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही होता है हमारा रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। पहला P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। एंड फर्स्ट क्या, अगर इसको टर्मिनेट किया जाए तो या तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, अगर नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जैसे अगर मैं बात करूँ 1/3 की, तो यहाँ पे मैं अगर 3 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो मैं कर लेता हूँ भैया P/Q के तो फॉर्म में है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टर्मिनेट करके देखूँ, तो अगर मैं टर्मिनेट करूँगा तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा या 0 बनाऊंगा, यानी 3 3 जा 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 3 जा, यानी इसका 0.3333 ये चलता ही जाएगा। यानी क्या हो रहा है, ये या तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, लेकिन नहीं हुआ तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से? ध्यान से देखते रहिए, फिर मज़ा आने वाला है इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अभी हम लोग बस थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा, इर्रेशनल नंबर, फिर हम लोग घुस जाएंगे रियल नंबर के पोर्शन पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल, देखिए यहाँ पे मैं बेसिक चर्चा इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी प्राइम नंबर से आपका सामना होगा, रैशनल नंबर से सामना होगा, इर्रेशनल नंबर से सामना होगा, बहुत सारे नंबर, नेचुरल नंबर से सामना होगा। तो अगर आप उन नंबर को पहचान नहीं पाएंगे तो किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी वजह से मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का वीडियो है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक का वीडियो है, तो एकदम पेशेंस रख के देखिएगा। ये मत देखिएगा, ये मत करिएगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबे से मतलब नहीं होता है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन में मज़ा आती है स्टूडेंट्स लगाने में। मैथ बहुत ईजी है, मैथ को खेल समझ के चलो। मैथ क्या है, खेल है। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर आते हैं ना, छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, नंबर से खेलो, तो ये क्या है भैया, एक खेल ही है। बात समझ में आई? बस अर्थे क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भैया, डरना नहीं एकदम। ठीक है, मैं मोबाइल के बाहर से निकल के मारूंगा नहीं आपको। ठीक, तो यहाँ से इर्रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, ये भी आपको P/Q के फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका एक क्या होता है, एक इसका कॉन्सेप्ट वो यही याद रखिएगा कि ये ना पूरी तरीके से टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें आ जाता है पाई, ठीक है, √2, √3। ठीक है, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √5 हुआ, √7 हुआ, ये सारे क्या है, √8 हुआ, तो ये सारे क्या है हमारे, ये जितने भी नंबर हैं ये कैसे नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर इनको हम लोग टर्मिनेट करें स्टूडेंट्स ना, अगर इनको हम लोग टर्मिनेट करें तो ना तो ये टर्मिनेट पूरी तरीके से होंगे और ना ही ये रिपीट करेंगे। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ रही है पूरी आपको? ठीक है, तो ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर, बेसिक चर्चा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे भैया रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा नंबर, रियल नंबर, जो कि हमारी हेडिंग ऊपर चैप्टर की पड़ी हुई है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी जितने भी मैंने पढ़ा ना, रैशनल नंबर के ऊपर जितने भी नंबर पढ़ा ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे क्या हमारे रैशनल नंबर है, सारे क्या हैं
रेशनल ही नंबर हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर 2 की बात करूँ तो 2 के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। 3 की बात करूँ तो 3 के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1। -2 की बात करूँ तो -2 के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो ये सारे क्या है, P/Q के फॉर्म में आपको नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर हैं। और जितने भी रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं हमारे, ठीक है, प्लस इर्रेशनल नंबर हैं, वो सारे क्या है हमारे स्टूडेंट्स, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको रियल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भैया बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो सॉल्व कराएगा आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है यूक्लिड्स, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, तो क्या है ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो हमको क्या सबसे पहले हमको फील आनी चाहिए एल्गोरिदम के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, एल्गोरिदम पता होना चाहिए। ठीक है, और डिवीज़न के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है एल्गोरिदम, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस स्टेप्स में आपको क्या करना है, अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो क्या होती है, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए आपको सिंपल सा मैगी बनानी है, ठीक है, तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या स्टेप चाहिए, स्टेप फर्स्ट आपके पास मैगी होनी चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए, आपके पास इसका मसाला होना चाहिए, स्टेप 3 आपके पास गैस होनी चाहिए, बर्नल होना चाहिए, बर्तन होने चाहिए। यानी कई स्टेप्स में अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप अगर सबसे पहले मैगी बनाएंगे तो क्या लेंगे, सबसे पहले पानी को उबालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें मैगी डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं ना आप लोग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, पानी आपके पास, ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप्स हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, शैतानी नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इट कैन बी, एल्गोरिदम पहले हेडिंग डालिए और एल्गोरिदम में लिख लीजिए ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, एल्गोरिदम में हेडिंग डालिए। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन में लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज सॉल्व एनी प्रॉब्लम step by step is called algorithm, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, algorithm is called algorithm। समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी भी दिए गए स्टेप्स के द्वारा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं 9 को, एक हमको डिवीज़न सिंपल सा दिया हुआ है, तो इस सिंपल से डिवीज़न को, इस सिंपल से डिवाइड करने के स्टेप हमको पहले से बताए गए हैं ना। पहले से हम लोग ने क्या एक स्टेप बना के रखा है स्टूडेंट कि 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो या फिर 9 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से ज़्यादा बार टेबल नहीं पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल अगर स्टूडेंट्स 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है, यानी 9 से 1 कम आता है। अब हमने फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या किया, टेबल पढ़ा, ठीक है, इस नंबर से 1 कम का या फिर इस नंबर के बराबर का। तो 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन इससे एक कम नंबर आता है 8, वो हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। ये जो 1 होता है ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये 0 भी आ जाता है, या फिर अगर इसको हमको 0 ही करना है रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, फिर इसको 5 बार में सॉल्व कर देते हैं तो रिमाइंडर 0 भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमको पहले से पता है, यानी हमने क्या किया, ये एक एल्गोरिदम ही अप्लाई किया है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इसको भैया मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, और यहाँ पे 8 आया। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा वो क्या आ गया, रिमाइंडर। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, हमारी एक एल्गोरिदम हो गई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एल्गोरिदम के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें डिवीजन के बारे में, ठीक है, तो डिवाइड करने की एल्गोरिदम का मतलब क्या है, डिवाइड करने की एक एल्गोरिदम बनाई गई, यानी पहले से हमको एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया ना। डिवीजन का मतलब क्या है, डिवाइड करना, डिवाइड करने की एल्गोरिदम। तो यहाँ पे तो हमने आपको ये सिखा दिया क्या है डिवाइड करने की एल्गोरिदम। तो आपको मैंने बता दी, क्या बता दी कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का टेबल 4 बार पढ़ा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो 8 आया क्योंकि यहाँ पे 9 था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पूरी एल्गोरिदम आपको सिखा दी। अब बात करें यूक्लिड्स की, तो यूक्लिड्स क्या है, यूक्लिड्स साइंटिस्ट का नेम है। यूक्लिड्स क्या है, एक साइंटिस्ट का नेम है, जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी हमको दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ही क्या थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ये ज्योमेट्री में बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो ज्योमेट्री की मतलब कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया है ज्योमेट्री का, वो इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर जो यूक्लिड्स है उन्होंने क्या किया, इस एल्गोरिथम के इस डिवीजन मेथड के जरिए, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए इन्होंने क्या किया, HCF निकालना बताया। इन्होंने क्या कर दिया, HCF निकालना बता दिया स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 की 8 की, अगर मैं इसका HCF निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इनके सबसे पहले फैक्टर करूँगा। मुझे क्या आना चाहिए भैया, इसका फैक्टर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखिए फैक्टर आपको सिखा रखा है। फैक्टर क्या, कैसे फैक्टर आप सभी लोग निकालना जानते होंगे। देखिए फैक्टर अगर निकालना होता तो हम लोग क्या लेते हैं, तुरंत इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, यानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे ये 2 × 2 आया, ये क्या है, इसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हमारा LCM हो गया, सिंपल से क्या हो गया, LCM हो गया, 2 × 2, यानी इसका क्या हो गया, ये LCM हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूँ कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो इसका फैक्टर हो सकता है स्टूडेंट्स 1 2, ठीक है, और ये 4 खुद हो सकता है। बस समझ में, इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं कि ये नंबर किस किस चीज़ों से डिवाइड हो सकता है, यानी कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, एंड 4 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसी तरह 8 की बात करूँ तो ये किससे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, एंड 4 से डिवाइड होगा, एंड अपने आप 8 से भी डिवाइड होगा। तो इसके ये फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इनके LCM की बात करूँ, अगर मैं क्या करूँ, इनके LCM की बात करूँ, ठीक है, तो इनका LCM क्या आ जाएगा, इनका LCM ये सारा आ जाएगा, यानी इसमें से जो कॉमन है दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे, 4 कॉमन है तो 4 को भी मल्टीप्लाई में एक बार लिखेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये हो गया हमारा LCM। लेकिन स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमको HCF के बारे में बात करनी है। HCF का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको सभी को पता होगा क्या होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आप लोग समझ गए क्या होते हैं। फैक्टर वो, अगर मान लीजिए कोई नंबर हो, उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी वो नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो होते हैं उसके फैक्टर। कॉमन, अब कॉमन तो इसमें से क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एंड 4 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, यानी इन सारे फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट हो। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 और 8 के HCF की बात करूँ तो HCF क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताया इन्होंने, इस तरीके से फैक्टर। लेकिन इन्होंने, हमने क्या किया, इस तरीके से सिंपल हम लोग देख लिए। हम लोग ने तो क्या किया, सिंपल मेथड से यहाँ पे HCF की वैल्यू निकाल ली, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। अपने प्रीवियस क्लास में इसी तरीके से हम लोग फैक्टर निकालते थे। लेकिन 10th क्लास में भैया जब यूक्लिड साहब ने अपनी थ्योरी दी तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को जैसे लेता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया अगर कोई 2 नंबर हों, इनके बीच में हमको क्या करना हो, HCF निकालना हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, एल्गोरिथम क्या थी इनका, स्टेप फर्स्ट इनका क्या था स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम इनकी क्या थी, स्टेप फर्स्ट इनका ये था कि जो बड़ा नंबर है,
उसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से। क्या करना है? उसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से तो ये 2 बार में जाएगा, यानी ये 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और जैसे ही स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, वही से हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। यानी रिमाइंडर 0 से पहले वाला जो नंबर होगा ना, वही उस नंबर का क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यानी कि अगर मैं 4 और 8 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं, यानी मैं बोलूं HCF ऑफ 4 एंड 8 विल बी, ठीक है, विल बी 4। ठीक है, इसका HCF क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4 हो गया। यानी जैसे ही हमारा 0 आता है, इसके पहले वाला जो फैक्टर होगा, ठीक है, इसके पहले वाला जो डिवीज़र होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, HCF बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमने छोटा सा आपको डिवीज़न बताया था, ठीक है, अभी मैं इसको इस पे और क्वेश्चन कराता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब इन्होंने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे बताया, तो यहाँ पे मैंने अभी एक छोटा सा आपको करके दिखाया था, ठीक है, ये वाला डिवाइड। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या बता रहा था, यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, इस रिमाइंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में आगे काम आने वाला जो रिमाइंडर होगा ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी बच्चों की तरह, आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? डिवीज़र बोलते हैं। आपने छोटे क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको जो अंदर डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि स्टूडेंट जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिवीज़र। हिंदी में इसको बोलते हैं स्टूडेंट भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जो जिसको डिवाइड, जो बेचारा डिवाइड हो रहा है, पिस रहा है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टूडेंट भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और यहाँ पे जिससे, ठीक है, इसको सॉल्व करने में, यानी कि ये जो आ रहा है हमारा, ठीक है, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवीज़र को, जिससे हमारा क्या आ रहा है? ये सब्ट्रैक्ट होकर रिमाइंडर आ रहा है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बचता है लास्ट में, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये क्या बताने वाला हूँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रिमाइंडर होता है ना स्टूडेंट, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीज़र से छोटी होगी। क्या होगी? हमेशा डिवीज़र से छोटी होगी। यानी अगर मैं रिमाइंडर को R से डिनोट करूँ और डिवीज़र को कैपिटल D से डिनोट करूँ स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिवीज़र से छोटी होगी। इन केस अगर बड़ी आती है तो क्या होगा? उसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? रिमाइंडर से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिमाइंडर मतलब कि हमेशा क्या होगी? डिवीज़र की, सॉरी, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो डिवीज़र से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। बट उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, या फिर उसके बराबर, या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, या तो उसके बराबर होगी। हमने बोला 0 हो सकती है लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती। यानी रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, बट डिवीज़र से क्या होगी? छोटी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी क्वेश्चन में आपके काम आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले भैया, यूक्लिड्स का लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमने बताया ना अभी। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन 8 एंड 12 का आपको HCF निकालना है। फाइंड HCF यूजिंग, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम, ये आपको करना है। ठीक है, कि मतलब कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके इन नंबर्स का एलसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अभी मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, आपको मैंने स्टेप फर्स्ट में क्या बताया? स्टेप फर्स्ट में मैंने वो बताया कि जो बड़ा नंबर है, कौन है बड़ा नंबर? 8 एंड 12 में से सबसे पहले क्या करेंगे? लार्जेस्ट नंबर ढूंढेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर कौन है? 12। तो 12 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? जो छोटा होगा। यानी 12 को रखेंगे अंदर, 12 को क्या बना देंगे? डिविडेंट बना देंगे। क्या बना देंगे स्टूडेंट? डिविडेंट बना देंगे। और जो छोटा नंबर होगा, यानी जो बड़ा नंबर उसको डिविडेंट बनाएंगे, और जो छोटा नंबर होगा उसको डिवीज़र बना देंगे। क्या बना देंगे? डिवाइज़र बना देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 1 बार में लेके जाएंगे। तो 8 1 जा 8, कितना आया स्टूडेंट्स 4, रिमाइंडर कितना आया 4 आया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो अब क्या करेंगे, तो अब स्टेप सेकंड में स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, स्टेप सेकंड इन्होंने ये बताया अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो उस रिमाइंडर को बना देंगे डिवीज़र। ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर आया उसको क्या बना दिया हमने, डिवीज़र बना दिया। और उस डिवीज़र से जो पहले वाला डिवीज़र है उसको क्या बना देंगे, डिविडेंड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो देखिए यहाँ 8 था, 8 को मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 4। अब जो रिमाइंडर बचा उसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे जो पहले वाला डिवीज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया ना स्टूडेंट्स, हमारा क्या आ गया आंसर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हमारा क्या आ गया आंसर। रिमाइंडर जैसे ही 0 आया, 0 से पहले वाला जो हमारा डिवीज़र है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स HCF। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने अभी पहले मेथड बताया था ना इधर फैक्टर निकालने वाला, उससे आप करके देखिएगा 4 ही आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका। तो आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको यूक्लिड डिवीज़न मेथड करना है, ठीक है, एल्गोरिदम लगानी है, तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, 2 नंबर दिए हैं आपको, जो बड़ा नंबर है उसको क्या बनाएंगे डिवीज़न, यानी उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उससे पहले वाला जो डिवीज़र है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर इन केस रिमाइंडर 0 नहीं होता है, कोई नंबर आ जाता है, तो उस रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, उस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे पहले वाले डिवीज़र को, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा ना स्टूडेंट्स, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो हमारा HCF निकल आएगा। उससे पहले वाला जो डिवीज़र होगा ना, वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 8 को 12 था बड़ा नंबर, 8 था छोटा नंबर, हमने क्या किया 12 को 8 से डिवाइड किया, 1 बार में किया, रिमाइंडर बचा 4। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, भैया तुमने गलती की, तुमने क्या किया, इसको पूरा डिवाइड काहे नहीं किया, तुम्हारी गलती है। तो भैया 4 ने कहा 8 तुम्हारी गलती है, तुमने 12 को पूरा डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे मुझको छोड़ दिया। तो जैसे ही 4 ने कहा तुमने मुझको छोड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे, तुमको डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई ना, यानी कि 4 क्या कह रहा है, तुमने गलती की, तो अब हम क्या करेंगे, तुमको डिवाइड करेंगे। बात समझ में। तो जैसे ही रिमाइंडर 4 बचा, तो इसने क्या किया 8 को डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी अगर डिवाइड नहीं होता है तो पहले वाला डिवीज़र उठाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, उसके पहले वाला, उसके जस्ट पहले वाला जो होगा, इसके जस्ट पहले वाला डिवीज़र कौन है, ये 4, तो 4 ही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो यही था स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 में हमको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व कराएंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज हमने कर ली स्टूडेंट बेसिक चर्चा, ठीक है। बेसिक चर्चा में हमने क्या कर लिया, सारे अपना नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर पढ़ लिए, और पढ़ लिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और इस मेथड को भी आप लोग समझ गए होंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग HCF फाइंड कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अपनी एक्सरसाइज में करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज 1.1 को लेकर और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।